हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम पटेल। तो आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अवनी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या, संबंध एवं फलन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तथा हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं क्या, संबंध एवं फलन, जिसे बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चर्चा करते हैं जो आप क्लास 11th में कर चुके हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लें कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार और उपसमुच्चय क्या होता है, इन सब के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम समुच्चय क्या कहलाता है। ठीक है, समुच्चय होता है वो होता है वस्तुओं का संग्रह। संग्रह मतलब इसको हम कलेक्ट करके रखें तो क्या बन जाता है हमारा एक समुच्चय। कुछ वस्तुओं को, ठीक है, या फिर कुछ जीवों, मतलब कोई भी जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उन सबको हम क्या करें, एकत्रित करके रखें, जिसे हम बोलते हैं इकट्ठा करके रखें, क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं के संग्रह को ही हम क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। लेकिन इसमें एक और फैक्ट क्या है, जो वस्तुओं का संग्रह वो कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित। कैसा होना चाहिए, वस्तुओं का संग्रह होना चाहिए आपका सुपरिभाषित। सुपरिभाषित मतलब उसका कोई एक विशेष गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई एक विशेष गुण। ठीक है, वही विशेष गुण उसे क्या करता है, सुपरिभाषित करता है। तो हम इसकी परिभाषा लिखें, समुच्चय क्या कहलाता है, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। किसे कहते हैं, समुच्चय। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, किसको, सुपरिभाषित संग्रह को। ये जो सुपरिभाषित शब्द है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो वस्तुओं का आप संग्रह ले रहे हैं उस संग्रह में एक विशेष गुण होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, विशेष गुण होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक दो उदाहरण लेते हैं इसके। हम इसके यदि एग्जाम्पल निकालें, उदाहरण, जैसे हमने बोला कि एक महीने में या फिर एक महीने के सभी दिनों का समुच्चय। ठीक, या फिर हमने बोला आपसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हम क्या बोलते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं को यदि आप एकत्रित करें तो वो क्या बन जाता है, समुच्चय बन जाता है। समुच्चय को हम क्या करते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर हैं जैसे ए, ठीक, बी, सी, डी, इस टाइप से हम क्या करते हैं, इनसे डोनेट्स करते हैं। किनसे, जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर हैं इनसे हम इसे क्या करते हैं, समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो समुच्चय के कुछ कि आपने एक समुच्चय लिया, ए बराबर क्या है, सभी प्राकृत संख्याएं। क्या लिया आपने, सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो ये आपका क्या हो गया, एक समुच्चय। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, हम इसे क्या बोलते हैं, कोई भी समुच्चय है हम समुच्चय को एक कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। किसके अंतर्गत, कोष्ठक के अंतर्गत, जिसे हम बोलते हैं सर्पिलाकार कोष्ठक। ठीक है, इस प्रकार के कोष्ठक के अंदर लिखते हैं हम समुच्चय को। ये क्या कहलाता है, सर्पिलाकार कोष्ठक। आप कोई भी समुच्चय को यदि कोष्ठक के बिना लिखें तो वह आपका गलत माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर जरूर ध्यान दें कि हम समुच्चय को किसके अंदर लिखते हैं, एक सर्पिलाकार कोष्ठक के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं, हमने एक समुच्चय का उदाहरण लिया। इसको सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, या ए बराबर क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका एक समुच्चय हो गया। ठीक, यहाँ पे जो ए है ये सब क्या कहलाते हैं, समुच्चय के अवयव, या फिर इन्हें हम बोलते हैं सदस्य। क्या बोलते हैं, ये कहलाते हैं अवयव, या फिर इन्हें क्या बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं। जो ये एक भी एक अवयव है, दो अवयव है, ठीक है, 3 4, इसी प्रकार से सभी क्या है, समुच्चय के अवयव। इसे हम क्या लिखते हैं, जैसे एक है तो एक अवयव है ए। ठीक, एक समुच्चय है और ये एक क्या है, इसका अवयव है। ठीक है, हमने बोला दो अवयव है ए। ठीक, तो ए एक समुच्चय है और दो इसका क्या है, अवयव है। ठीक है, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह क्या कहलाता है, अवयव है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, या फिर अवयव है। इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से।
ठीक है। और यदि हमने बोला कि यहाँ पर 0, यदि 0 लिया तो 0 तो इसमें नहीं है, ए में क्या आपको कहीं पर 0 दिख रहा नहीं है ना, ए में कहीं पर 0 नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए अवयव नहीं है, 0 है, 0 अवयव नहीं है ए, ठीक है। मतलब यदि कोई भी सदस्य या कोई भी अवयव वो यदि ए में सम्मिलित है तो हम उसको क्या लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं कि ये जो सदस्य है ये क्या है, अवयव है ए का। और यदि अवयव नहीं है तो हम इसको क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ये हो गया आपका क्या, समुच्चय। ठीक, आप समुच्चय के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं अपने आजू बाजू, मतलब जो हमारा वातावरण है या फिर जो हमारे चारों वस्तुएं हैं उनके बारे में। हमने बोला आपसे कि एक सप्ताह के सभी दिनों का समुच्चय, तो ये भी एक प्रकार का समुच्चय है। ठीक है, हमने बोला क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का समुच्चय, ये भी एक समुच्चय है। ठीक है, तो जितने भी हमारे चारों एग्जाम्पल है उनको हम समुच्चय के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए, एक विशेष गुण होना चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा संख्याएं ली हैं यहाँ पर, लेकिन संख्याओं का एक विशेष गुण है। क्या विशेष गुण है कि वो संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, हमने दी एक और एग्जाम्पल लिया, इसके अलावा हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। हमने यहाँ पर आपसे बोला कि जो b बराबर क्या है, b है सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो आप यहां पर देखें ये त्रिभुज, यहां पर इसका क्या गुण है, एक विशेष गुण है इसका कि जो आपने आकृतियां ली वो सभी क्या है, त्रिभुज है। तो सभी जितने भी समुच्चय होते हैं उसमें एक विशेष गुण होता है जिसके आधार पर उस समुच्चय का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम ये देखते हैं कि समुच्चय का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, तो हम पहले इसके बारे में भी देख लें थोड़ा सा कि समुच्चय का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो समुच्चय की परिभाषा तो लिख ली, अब उसके बाद देखते हैं हम क्या समुच्चय का निर्माण। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप साथ में नोट जरूर करते जाइएगा ताकि आपको बाद में पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो हम समुच्चय का निर्माण देखते हैं कैसे होता है। समुच्चय निर्माण के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है रोस्टर रूप, एक होता है क्या, रोस्टर रूप। ठीक, या फिर जिसे हम सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं। फर्स्ट तो रोस्टर रूप होता, दूसरा होता है क्या, समुच्चय निर्माण रूप। क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, वो होता है क्या, समुच्चय निर्माण रूप। 2 रूप होते हैं। ठीक, 2 तरीके से हम समुच्चय को कर सकते हैं। पहला होता है रोस्टर रूप, जैसे हमने कोई समुच्चय लिखा, हमने बोला प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हम लिख लें, एक उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नहीं और कोई समुच्चय ले लेते हैं। यहाँ पर हमने बोला आपसे कि सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्या हमने बोला आपसे, सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिया a बराबर क्या है, a बराबर है सभी धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, हमने बोला 1 2 3 4 5 6, ठीक इसी प्रकार से अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका रोस्टर रूप, जिसको आप किसी मतलब ये बिल्कुल सरलतम रूप होता है किसी भी समुच्चय का। क्या होता है, सरलतम रूप, इसे क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप। और अब आ जाएं किस पे, समुच्चय निर्माण रूप पे। तो हमने ये समुच्चय किससे बनाया, हमने ये समुच्चय बनाया है या करके इसको लिख सकते, या क्या है, ये बराबर है सभी धनात्मक पूर्णांक। क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार से बनाया ना हमने। क्या है, a बराबर x इस प्रकार है, x यहाँ पर कोई भी अवयव है, x को हम 1 भी बोल सकते 2 3। ठीक है, तो x इस प्रकार है, इसे बोलते सच दैट या फिर x प्रकार। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे क्या, a बराबर x इस प्रकार है कि x क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांक। क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांक। तो ये इसको 2 तरीके से लिख सकते, एक तो हम ऐसे लिख सकते, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका रोस्टर रूप, और ये क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं हम समुच्चय को, 2 तरीके से, एक तो होता है आपका रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर रूप में क्या पढ़ते हैं हम, रोस्टर रूप में समुच्चय का बिल्कुल साधारण से साधारण रूप होता है, और ये जो आप देखते हैं क्या, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में आपको एक रूप दिया जाएगा, उससे आप रोस्टर रूप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर रोस्टर रूप से आप क्या बना सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो आपको ये होता है। एक और एग्जांपल ले लें। ठीक है, जैसे हमने बोला एक b बराबर है क्या, x इस प्रकार है कि x बड़ा है या फिर बराबर है 6 के।
ठीक, x इस प्रकार है कि x बड़ा है बराबर है 6 के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो b बराबर आपका होगा, b बराबर ऐसा लिख सकते हैं ना कि x बड़ा है या फिर बराबर, बराबर है 6 के तो उसमें 6 भी सम्मिलित होगा, और उसके बाद बड़ा है मतलब 6 के बाद 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, इसी प्रकार से क्या अनंत तक ये चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका क्या है, ये वाला हो गया आपका कौन सा रूप, रोस्टर रूप, और ये वाला रूप हो गया क्या, कौन सा हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप, जिससे आप समुच्चय का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार से हम समुच्चय को निर्मित कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, एक तो कौन से रूप में, रोस्टर रूप में, और एक होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो आपने समुच्चय निर्माण मतलब समुच्चय के निर्माण की विधियां तो पढ़ ली, किस किस प्रकार से हम समुच्चय को लिख सकते हैं। अब हम उसके बाद देखते हैं समुच्चय के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं समुच्चय, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करें। ठीक है, तो समुच्चय के प्रकार होते हैं, एक तो समुच्चय होता है क्या, पहला होता है रिक्त समुच्चय। ठीक, रिक्त समुच्चय क्या कहलाता है, मुख्य रूप से यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि ये सब क्या होते हैं। आप पिछली कक्षा में 11th में चैप्टर 1 में आप ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उतने डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा शॉर्ट में देख लीजिए। एक तो होता है आपका क्या, रिक्त समुच्चय। ठीक, रिक्त समुच्चय क्या कहलाता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। ठीक है, क्या, जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, क्या हो, एक ही भी अवयव ना हो। जैसे हमने बोला क्या, हमने बोला, उदाहरण ले लें इसका, एक ऐसा समुच्चय जिसका एक भी अवयव ना हो। जैसे हमने बोला यहां पर a बराबर लें क्या, एक महीने में उन सप्ताहों का समुच्चय या फिर उन वीक का समुच्चय जिसमें क्या है 8 दिन होते हैं। ठीक, एक महीने के उन सप्ताहों का समुच्चय, सप्ताहों यहां से लिख रहा है, उन सप्ताहों का समुच्चय जिसमें क्या हो 8 दिन हो। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, एक समुच्चय हो गया। तो ऐसा कोई सप्ताह नहीं होता जिसमें कितने दिन हो, 8 दिन हो। ठीक है, ऐसा कोई सप्ताह नहीं होता जिसमें कितने दिन हो, 8 दिन हो। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये समुच्चय क्या हो गया आपका, रिक्त समुच्चय हो गया। इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a बराबर क्या है, इस तरीके से, या फिर लिख सकते हैं कि a बराबर फाई। ठीक है, ये क्या कहलाता है, फाई, इसे हम बोलते हैं क्या, फाई। ठीक है, ठीक है, ये दर्शाता है कि ये समुच्चय कैसा है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो आपका रिक्त समुच्चय हो गया। उसके बाद देखते हैं हम क्या, सार्वत्रिक समुच्चय क्या कहलाता है। ठीक है, पहला प्रकार हो गया समुच्चय का। उसके बाद देखते हैं दूसरा, सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम क्या, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में हम थोड़ी सा देखें, चर्चा करें। एक ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत क्या हो, बहुत सारे समुच्चय आते हो। ठीक है, जैसे हमने बोला एक समुच्चय a बराबर क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्या ले रहे हैं हम, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे समुच्चय आते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला इसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज का समुच्चय, सभी समकोण त्रिभुज हो सकते। ठीक है, सभी समकोण त्रिभुज। ठीक, दूसरा आपका क्या है, दूसरा जो है जैसे हमने बोला सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समबाहु त्रिभुज भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है,
उसके बाद आपका सभी विषमबाहु, इसी प्रकार से इसके अंतर्गत बहुत से समुच्चय आते हैं। तो एक ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत क्या हो, बहुत सारे समुच्चय हों, ठीक है, तो उन समुच्चयों का समुच्चय होता है क्या, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, जो इन सभी समुच्चयों को क्या करता हो, अंतर्विष्ट करता हो, जो ये सभी समुच्चय हैं इनको क्या करता हो, अंतर्विष्ट करता हो, क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय। इसे हम यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यूनिवर्सल सेट, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब देखते हैं परिमित समुच्चय क्या कहलाता है, ठीक है। दो प्रकार तो हो गए, एक तो हो गया आपका रिक्त समुच्चय, एक हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय। अब देखते हैं हम परिमित समुच्चय क्या कहलाता है। तो उसके बाद देखते हैं क्या, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय क्या कहलाता, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर, क्या उदाहरण लिया एक, जैसे हमने बोला ए बराबर क्या है, सभी जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो क्या होते, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है, परिमित है, ठीक, अनंत तक तो नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय, जिसमें अवयव क्या हो, सीमित हो, इसमें सिर्फ 5 ही अवयव है, ठीक है। उन अवयवों को हम क्या कर सके, गिन सके, यहाँ पर उनको काउंट कर सके, तो क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अब परिमित के बाद आता है आपका अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, हम उसके बारे में देखें थोड़ा। जो अपरिमित समुच्चय कहलाता है, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय में परिमित समुच्चय के विपरीत होता है। जो अपरिमित समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, ठीक है, या फिर अपरिमित हो, तो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया, क्या है, हमने बोला सभी प्राकृतिक, जैसे ए बराबर क्या है, ए बराबर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो ये क्या कहलाया आपका, अपरिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या क्या ना हो, निश्चित ना हो, ठीक है। तो क्या कहलाता है आपका, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो देखते हैं उसके बाद, अपरिमित समुच्चय तो हो गया। तो अपरिमित समुच्चय के बाद हम देखते हैं अब जो एक और समुच्चय होता है, इसके बाद उप समुच्चय के बारे में चर्चा करें। समुच्चय के प्रकार मुख्य रूप से इतने ही हैं, तो आप इतने ही इनका ही अध्ययन करें, अभी हमारे लिए इतनी ही जरूरत है। और बाकी जो प्रकार हैं वो आप कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तब उसके बाद हम देखते हैं क्या, उप समुच्चय क्या कहलाता है, जिसे हम सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसेट, ठीक है। तो कोई दो समुच्चय, मान लो कोई दो समुच्चय ए भी इस प्रकार हैं, क्या है, उप समुच्चय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दो समुच्चय, एक तो ए बराबर है क्या, ए बराबर है आपका 1, 2, 3, ठीक है। और आपने क्या ले लिया, बी बराबर ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसमें हम उप समुच्चय को कैसे परिभाषित करेंगे, उप समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है, ए बी, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव किस में हो, बी में हो। ए का, ए में जो 1 है वो बी में भी है, ए में 2 है जो बी में भी है, और जो ए में 3 है वो बी में भी है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं, जो ए है वो उप समुच्चय है किसका, बी का। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह कहलाता है उप समुच्चय का, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, सबसेट, ठीक है। क्या कहलाता है, उप समुच्चय का चिन्ह है ये, जिसे हम बोलते हैं सबसेट, ठीक है। ये वाला चिन्ह क्या कहलाता है, उप समुच्चय, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, ए उप समुच्चय है बी, लेकिन हम इसे ऐसा नहीं कह सकते। ये बात तो आपकी सही है कि ये उप समुच्चय है बी, लेकिन हम इसे ऐसा नहीं बोल सकते कि बी उप समुच्चय है ए, ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये जो है इसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ए उप समुच्चय है बी, इसे हम बोलेंगे ए उप समुच्चय नहीं है बी, या फिर ए इज नॉट सबसेट ऑफ, मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। हम ऐसा कब बोलेंगे, जब बी का प्रत्येक अवयव कहाँ हो, ए में भी उपस्थित हो, ठीक है। तो ये होता है आपका सबसेट। यदि कोई दो समुच्चय ए बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ठीक है,
तो क्या कहलाता है, ए को हम बी का उपसमुच्चय कहते हैं। या फिर ए बी इस प्रकार हो कि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो हम उसे क्या बोलते हैं कि बी उपसमुच्चय है ए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी उपसमुच्चय की अवधारणा। अब उसके बाद हम चलते हैं संबंध के बारे में। ठीक है, हमने अब जो पिछली कक्षा में पढ़ा था 11वीं में, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज किया। ठीक है, क्या किया, समुच्चय के बारे में पढ़ा, ठीक, समुच्चय के प्रकार और उपसमुच्चय के बारे में चर्चा किया। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या, संबंध के बारे में चर्चा करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक, आज हम संबंध और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं संबंध क्या कहलाता है, संबंध के बारे में कुछ अध्ययन करें थोड़ा सा। इस संबंध की परिभाषा है आपके सामने। ठीक है, तो देखते हैं संबंध क्या कहलाता है। संबंध से रिलेशंस बोलते हैं अंग्रेजी में। किसी अरिक्त क्या होना चाहिए यहाँ पर, अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। ठीक, जो अरिक्त क्या कहलाता है, जिसमें क्या हो, अवयव हो, ऐसा ना है कि उसमें अवयव ना हो। ठीक है, तो ए से अतिरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन क्या है यहाँ पर, कार्तीय गुणन क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन जैसे कोई भी दो समुच्चय हैं, हमने ए बराबर ले लिया क्या, 1 2 3 4। ठीक है, और हमने बी बराबर ले लिया क्या, यहाँ पर बी बराबर लिया 5 6 7 8। तो यहाँ पर इनका कार्तीय गुणन क्या होगा, इसका कार्तीय गुणन होगा ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में जितने भी अवयव आएंगे वो इसका क्या होगा, कार्तीय गुणन होगा। जैसे इसी प्रकार से हमने बोला 1,5, ठीक, 1,6, ठीक, 1,7 बोल सकते हम, ठीक, 1,8। इसी प्रकार से क्या कहलाते हैं, यहाँ पर अनंत तक जाएंगे, यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, 4, यहाँ पर इस प्रकार से जो आएंगे अनंत तक, अनंत तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन कहाँ तक जाएंगे, 4,8 तक। ठीक है, इस टाइप से क्या कहलाता, कार्तीय गुणन। ठीक है, ए क्रॉस बी के सभी अवयव, ठीक है, जो ए क्रॉस बी के सभी, यहाँ पर ए मतलब नहीं कि ए का बी में गुणा हो रहा, इसका मतलब ए क्रॉस बी मतलब इसका संबंध 5 से, ठीक, इसका 6 से, एक का 7 से, एक का 8 से, इसी प्रकार सभी का संबंध होगा। इसके प्रत्येक अवयव का संबंध इसके प्रत्येक अवयव से होगा। ये क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी, जिसे बोलते हैं कार्तीय गुणन। ठीक है, तो देखते हैं संबंध क्या है, क्या है, फिर से पढ़ी। किसी अतिरिक्त समुच्चय ए से अतिरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। क्या होना चाहिए, सिर्फ आपका इसमें एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक, समुच्चय ए से समुच्चय बी के, जैसे हमने बोला एक समुच्चय ए क्या है, इस प्रकार है कि ए बराबर आपको दिया 1,2। ठीक, उदाहरण देख रहे हैं हम संबंध का। ठीक है, ए बराबर 1,2 और बी बराबर क्या लिखा यहाँ पर 3,4। तो जो इसका जो संबंध होगा, मतलब इन दोनों समुच्चयों पर परिभाषित संबंध होगा, जो आर, जिसे आर से डिनोट करते, जो रिलेशन होता है संबंध, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो जो आर होगा वो क्या होगा, आर उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी का। ठीक, क्या होगा, आर होगा वो उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखें तो जो ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते, 1,3 लिख सकते। ठीक, 1,4 भी होगा आपका, 1,4 यहाँ पर 2,3 और यहाँ पर होगा आपका 2,4। ठीक है, 2,4। तो जो आर होगा, मतलब समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का ही एक उपसमुच्चय होगा, मतलब इनमें से कोई भी अवयव का ही होगा। मतलब ये जो अवयव है इन्हीं में से कोई अवयव होंगे इसमें, इससे बाहर नहीं होगा। जो आर होता है वो ए क्रॉस बी के
का ही एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो देख लिया आपने संबंध क्या है। एक बार फिर से इसकी परिभाषा को रिवाइज करें। क्या है, किसी अतिरिक्त समुच्चय ए से अतिरिक्त समुच्चय बी में क्या हो, संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी। ठीक, किसका, ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक क्या हो, केवल एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। कितना प्रतिबिंब होना चाहिए, एक। ठीक है, मतलब इसका संबंध किसी एक से ही होना चाहिए। ठीक, तो देखें और आगे संबंध तो हो गया। संबंध के बाद हम देखते हैं क्या, संबंध के प्रकार। ठीक है, जिसमें पहला है क्या, रिक्त संबंध। ठीक, क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। ठीक है, तो देखते हैं, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, रिक्त संबंध यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। क्या ना हो, ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। यहाँ पर लिखा है अर्थात आर बराबर जो फाई है उस समुच्चय होगा ए क्रॉस ए। जैसे हमने यहाँ पर कोई उदाहरण लिया, उदाहरण में देखें, जो ए बराबर है ये समुच्चय है क्या, बोले हम क्या, कक्षा 12वीं के सभी छात्र। ठीक है, हमने एक संबंध लिया क्या, ए बराबर, ए समुच्चय लिया क्या, ए बराबर कक्षा 12वीं के सभी छात्र। और अब यहाँ पर बोल रहे हैं हम आर क्या हो, आर में इस प्रकार है, ए कामा बी क्या है, इस प्रकार है। किस प्रकार है कि ए है जो बी की क्या है, बी की बहन है। तो ये है, ये संबंध, ये संभव नहीं है कि ए बी की बहन हो, क्योंकि जो ये समुच्चय लिया हमने, इसमें सभी क्या हैं, छात्र हैं। तो एक छात्र दूसरे छात्र की बहन तो नहीं हो सकता, भाई हो सकता है लेकिन बहन नहीं हो सकता। अर्थात ये जो समुच्चय है ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि संबंध है ये क्या है, रिक्त संबंध है, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध। ठीक है, तो रिक्त संबंध तो देख लिया हमने। अब उसके बाद देखते हैं दूसरी परिभाषा, जो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध। ठीक, सार्वत्रिक संबंध किसे बोलते हैं, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से क्या हो, संबंधित हो। मतलब ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। एक ए में जितने अवयव हैं दूसरे ए में भी उतने ही अवयव होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया, इस उदाहरण में देखते हैं क्या है, हमने एक यहाँ पर ले, ए बराबर क्या है, कक्षा, समुच्चय ले रहा है एक ए बराबर क्या, कक्षा 12वीं के सभी छात्र। ठीक, यहाँ पर भी हमने वही एग्जाम्पल लिया और इस पर कोई संबंध आर इस प्रकार है कि आर बराबर क्या है, ए कामा बी सच दैट क्या है, जो ए बी का भाई है। तो ऐसा तो बिल्कुल संभव है, ऐसा पॉसिबल हो सकता, क्योंकि जो कक्षा 12वीं में है वो सभी क्या है, छात्र हैं। तो छात्र हैं तो छात्र में ए बी का भाई तो होगा ही। ठीक, हो सकता, तो ये आपका क्या है, एक हो गया सार्वत्रिक संबंध। मतलब एक ऐसा किसी भी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। कब, जब ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से क्या हो, संबंधित हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, परिभाषित। प्रत्येक ए क्या होगा, बी का भाई होगा, क्योंकि इसमें क्या है, सभी छात्र हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम सार्वत्रिक संबंध तो हो गया। सार्वत्रिक संबंध के बाद हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में, तत्समक संबंध। ठीक, तत्समक संबंध क्या कहलाता है उसके बारे में भी देखें। जो तत्समक संबंध होता है, आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बारे में देखें क्या है। माना कि ए कोई अरिक्त समुच्चय है। ठीक, अरिक्त समुच्चय मतलब जिसमें क्या हो, अवयव हो वो फाई ना हो। ऐसा ना हो कि ए में
कोई भी अवयव ना हो या फिर ये क्या हो, रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्या कहलाता है, माना कि ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तब ए पर संबंध आई ए बराबर क्या होगा, ए कामा ए। इस प्रकार है कि ए अवयव हो किसका, ए का। जो ए है, फॉर एवरी ए है, वो किसका अवयव होना चाहिए, ए का। ठीक, तत्समक संबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखें कि ए पर कोई संबंध आइए, तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव केवल अपने से ही संबंधित हो। क्या हो, सिर्फ स्वयं से ही संबंध रखता हो। किससे संबंध रखता हो, सिर्फ स्वयं से। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, ए बराबर ए कामा बी कामा सी। ठीक, ए के समुच्चय है, तो इस पर परिभाषित संबंध तत्समक संबंध कब कहलाएगा, जब ए से संबंधित हो, बी से संबंधित हो, और सी से संबंधित हो, और कोई किसी से संबंधित ना हो। यहाँ पर लिखा है ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है, और इसमें और कोई भी अवयव नहीं है जिसका संबंध किसी अन्य अवयव से हो। ठीक है, मतलब क्या हो, एक कोई भी संबंध और तत्समक संबंध कब कहलाता है, जब उसका प्रत्येक अवयव सिर्फ और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो। ठीक है, किससे संबंधित हो, स्वयं से, और किसी अवयव से संबंधित ना हो। ठीक है, क्या कहलाता है, तत्समक संबंध कहलाता है। उसके बाद देखते हैं जो प्रतिलोम संबंध किसे कहते हैं। प्रतिलोम संबंध के बारे में भी देखते हैं थोड़ा सा। प्रतिलोम संबंध से इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। माना कि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है। ठीक, एक आर कोई रिलेशन है, आर संबंध है जो कि ए से बी में परिभाषित है। ठीक है, तब आर को प्रतिलोम, जिसे आर इनवर्स, किससे डिनोट करते हैं, इसे आर इनवर्स से डोनेट करते हैं। ठीक, आर इनवर्स से प्रकट करते हैं। समुच्चय बी से ए में वह संबंध है जिसमें वे क्रमित युग्म होते हैं जिनके क्रम उलटने से वे क्या होते हैं, आर में होते हैं। ठीक, मतलब इसमें उसके क्रम उलटने पर प्राप्त होता है। जैसे कोई संबंध यहाँ पर आर है, ए है, तो ए पर कोई संबंध परिभाषित है क्या, ये आर 1,2, ठीक, 1,3 और 2,3, ये कोई संबंध है। तो इसका जो प्रतिलोम संबंध होगा वो क्या होगा, तो इसका जो प्रतिलोम संबंध है वो क्या होगा, वो होगा आपका, इनके क्रम को आपको पलटना पड़ेगा। ये जो पीछे है उसको आगे ले आओ। ठीक, तो 2,1 हो गया, ठीक, 3,1 हो गया, और यहाँ पर 3,2 हो गया। किस कब प्राप्त होता है, कोई भी संबंध है उसका प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उनके अवयवों का, उनके क्रमित युग्मों का क्या करना पड़ता है, क्रम बदलना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्रतिलोम संबंध। एक बार फिर से इसकी परिभाषा को हम रिवाइज करें, क्या होती है। माना कि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है, जो आर है वो समुच्चय ए से समुच्चय बी में, ठीक, दो समुच्चय ले लिए। ठीक, यहाँ पर ए कोई और समुच्चय है बी, तो ए से बी में संबंध क्या होता है, ए से, जैसे हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर हमने बोला ए बराबर आपका है क्या, ए ई आई ओ और यू, एक तो ये ले लिया और एक बी ले लिया, क्या, बी बराबर है बी सी और डी। ठीक है, ये दो समुच्चय हैं, यहाँ पर कैपिटल भी आएगा। तो अब इन पर कोई हम रिलेशन परिभाषित कर रहे हैं। मान लो कोई संबंध क्या है, इस प्रकार है कि ए कामा बी और ई कामा सी और डी कामा, मतलब यू कामा डी, एक ये संबंध दिया गया है। तो ये इसका प्रतिलोम क्या होगा, इसका इनवर्स यदि हम निकालेंगे तो इसका इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स बराबर होगा, इनके क्रमों को क्या करना पड़ेगा, आपको पलटना पड़ेगा। तो पहले बी आ जाएगा, कि पहले क्या आ जाएगा, बी। तो इसे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे बी कामा ए, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सी कामा ई, ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, डी कामा यू। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या,
एक प्रतिलोम संबंध। ठीक है, तो प्रतिलोम संबंध हो गया। अब उसके बाद हम आगे और देखते हैं। अब आता है स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध, ठीक है, देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए अवयव हो किसका? ए का। जो फॉर एवरी ए है वो क्या हो? अवयव हो ए का। के लिए ए कामा ए अवयव हो आर। मतलब यदि कोई अवयव ए है, ठीक, उसके लिए ए कामा ए भी किस में होना चाहिए? किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। ठीक है, किसी समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतंत्र नहीं होता यदि ए में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो कि ए कामा ए अवयव नहीं हो आर। ठीक है, इसको एक उदाहरण लेकर समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उदाहरण जैसे हमने यहाँ पर एक समुच्चय लिया, ए बराबर क्या है? 1 2 3। ठीक है, एक समुच्चय है। अब ए से ए पर परिभाषित एक संबंध लेते हैं। आर बराबर क्या है? आर बराबर हमने यहाँ पर एक संबंध लिया कि 2 कामा 3, ठीक, 4 कामा 4 तो इसमें है ही नहीं, हमने क्या लिया? 2 कामा 3 ले लिया। ठीक, 1 कामा 1 ले लिया, ठीक, 1 कामा 2 ले लिया, और यहाँ पर ले लिया 2 कामा 2, और यहाँ पर 3 कामा 1 भी ले लिया, और यहाँ पर लिया हमने क्या? 3 कामा 3। ठीक है, तो ये जो संबंध है, ये संबंध स्वतंत्र कब कहलाएगा? जब इसमें फॉर एवरी ए के लिए, फॉर एवरी ए मतलब एक के लिए 1 कामा 1 भी इसमें उपस्थित हो, मतलब यहाँ पर 1 कामा 1 भी उपस्थित है, 2 के लिए 2 कामा 2 भी उपस्थित हो, और 3 के लिए 3 कामा 3 भी उपस्थित हो। यदि ये तीनों उपस्थित है तो ये क्या कहलाएगा? स्वतंत्र संबंध कहलाएगा। ठीक है, कब कहलाएगा? जब किसी भी अवयव ए के लिए ए कामा ए कहाँ हो? आर में ही उपस्थित हो। ए कामा ए मतलब उसी में संबंध। जैसे 1 का 1 में संबंध है तो ये भी उपस्थित है, 2 का 2 से संबंध है तो ये भी यहाँ पर उपस्थित है, और 3 का 3 में संबंध है तो ये भी यहाँ पर उपस्थित है। यदि यहाँ पर ऐसा होता कि यहाँ पर ये एक अवयव नहीं होता तो इसे हम क्या? स्वतंत्र संबंध नहीं कह सकते, क्योंकि फॉर एवरी ए रिलेटेड नहीं है ए से। ठीक, जो फॉर एवरी ए है, 1 का संबंध 1 से तो है, 2 का संबंध 2 से तो है, लेकिन 3 का संबंध 3 से नहीं है, अर्थात यह स्वतंत्र संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब स्वतंत्र संबंध के बाद हम देखते हैं सम्मित संबंध क्या कहलाता है। सम्मित संबंध के बारे में चर्चा करें। ठीक है, देखते हैं सम्मित संबंध क्या कहलाता है। किसी समुच्चय ए में एक संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि जब कभी ए रिलेटेड हो बी तब बी रिलेटेड हो ए। अर्थात ए कामा बी यदि अवयव है आर में, ए कामा बी जो आर में उपस्थित हैं, तो बी कामा ए भी क्या होना चाहिए? आर में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, इसका एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। क्या आपने लिया? ए बराबर दिया है आपको 1 2 3 और 4, तो ए से ए पर ही संबंध लेते हैं हम। परिभाषित क्या है? ए से ए पर परिभाषित संबंध है एक। आर बराबर लिया हमने 1 कामा 2, ठीक है, 1 कामा 1, ठीक, हमने लिया 1 कामा 4, अब 2 कामा 1, ठीक, और यहाँ पर ले लिया हमने 3 कामा 1 और 1 कामा 3। ये सभी अवयव ले लिए हमने, तो इन्हें, ठीक, अब इसमें सम्मित कब होगा? जब यदि यहाँ पर 1 कामा 2 उपस्थित है तो 2 कामा 1 भी इसी संबंध में होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा? आपका सम्मित संबंध कहलाएगा। ठीक है, अर्थात यदि इसमें यदि 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यदि ए कामा बी अवयव है आर तो क्या होना चाहिए? बी कामा ए भी अवयव है आर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 कामा 2 है, साथ ही में क्या है? 2 कामा 1 भी है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? सम्मित संबंध बोलेंगे। ठीक है, तो सम्मित संबंध हो गया। उसके बाद देखते हैं हम संक्रामक संबंध क्या कहलाता है। इसको एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं पहले।
एक और एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे हमने बोला जो राम है वो राम श्याम का भाई है, जो राम है वो श्याम का क्या है, भाई है। तो श्याम भी तो राम का भाई होगा ना, जब राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई होगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सम्मित संबंध बोलेंगे। ठीक है, जब राम श्याम का भाई है तो श्याम को भी क्या होना चाहिए, राम का भाई होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या होगा, क्या सम्मित संबंध होगा। यदि इसमें ऐसा है कि जो राम है वो क्या है, हमने बोला राम है वो राधा का क्या है, भाई। ठीक, जो राम है वो राधा का भाई है, जो राम है वो क्या है, राधा का भाई है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो राधा है वो राम का भाई है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो इसकी बहन हुई ना। जब ये इसकी बहन हुई तो ये संबंध क्या हुआ आपका, सम्मित संबंध नहीं होगा। ये सम्मित संबंध कब होगा, जब यदि राम राधा का भाई है तो राधा को भी राम का भाई होना चाहिए। लेकिन इसमें यहाँ ऐसा संबंध क्या है, इसमें ऐसा संभव नहीं है, और इसमें संभव है, तो ये क्या होगा आपका, एक सम्मित संबंध होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम और आगे। अब संक्रामक संबंध के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें। क्या कहलाता है संक्रामक संबंध? देखिए, संक्रामक संबंध बोलेंगे। ठीक है, किसी समुच्चय ए में एक संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि जब कभी क्या हो, यदि जब कभी ए रिलेटेड हो बी से और बी रिलेटेड हो सी से, तब क्या हो, जो ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। अर्थात यदि ए कामा बी अवयव है आर, बी कामा सी अवयव है आर, तो ए कामा सी भी क्या होना चाहिए, अवयव है आर। जहां जो ए है, बी है और सी तीनों क्या है, ए में ही उपस्थित है, या फिर तीनों ए के ही अवयव है। इसको एक उदाहरण लेके समझे हम। ठीक है, जैसे हमने बोला राम है वो क्या है, श्याम का भाई है, और जो श्याम है वो क्या है, अर्जुन का भाई। ठीक है, राम श्याम का भाई है। ठीक है, और जो श्याम है वो किसका भाई है, अर्जुन का भाई है। तो क्या होना चाहिए, जो राम है वो भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर अर्जुन का भाई होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या कहलाएगा, तभी आपका कहलाएगा संक्रामक संबंध। अन्यथा की स्थिति में ये संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब यदि राम श्याम का भाई है और श्याम भी क्या है, अर्जुन का भाई है, तो राम को क्या होना चाहिए, अर्जुन का भाई होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है, एक अन्य उदाहरण लेके समझते हैं इसको। जो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मान लो यहाँ पर हमें एक समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ये समुच्चय दिया है आपको एक। ठीक, तो आर बराबर क्या होगा, एक कोई संबंध भी आपके पास है, क्या है, 1 कामा 2 अवयव है आर। ठीक, 2 कामा 3 अवयव है आर, और 1 कामा 4 अवयव है आर, 1 कामा 3 अवयव है आर, ये सभी दिया। ठीक, तो जो आर है वो संक्रामक कब होगा, जो ये आर है वो संक्रामक कब होगा, आर संक्रामक तब होगा जब 1 कामा 2 अवयव है आर और 2 कामा 3 अवयव है आर, तो 1 कामा 3 बीच में क्या हो, अवयव है आर। मतलब जब यदि क्या है, यदि 1 कामा 2 यहाँ पर अवयव है आर एवं 2 कामा 3 भी अवयव है आर, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, 1 कामा 3 भी, तब क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए यहाँ पर 1 कामा 3 अवयव है आर। ठीक है, ये आपको क्या होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, आपका संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम तुल्यता संबंध क्या कहलाता है। ठीक है, तुल्यता संबंध, पहले तो देखते हैं प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित क्या कहलाता है, जिसे हम एंटी साइमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी समुच्चय ए में एक संबंध आर प्रतिसम्मित कहलाता है यदि क्या हो, ए रिलेटेड हो बी से
और बी रिलेटेड हो ए से, तब ए बराबर क्या हो बी। अर्थात जब ए कामा बी अवयव हो आर और बी कामा ए अवयव हो आर, तब ये दोनों मिलकर क्या बनाएं कि जो ए है वो बराबर होना चाहिए किसके, बी से। तब क्या कहलाएगा, ये आपका प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। कब, जब ए कामा बी अवयव है आर और बी कामा ए अवयव है आर, तो क्या होना चाहिए, ए बराबर होना चाहिए आपका बी का। तो ये होता है क्या, प्रतिसम्मित संबंध। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम तुल्यता संबंध। ठीक है, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझें। यदि आप ये नहीं समझेंगे तो आपको अध्याय में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आपको इस समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्या कहलाता है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, वो क्या कहलाता है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है क्या कहते हैं उसे। ठीक, देखें, यदि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य है, ठीक, सममित है, संक्रामक हो, तो आर क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध क्या कहलाता है। अर्थात यदि कोई आपको संबंध दिया आर, कोई संबंध आर, यदि ये स्वतुल्य है, ठीक, और सममित है, ठीक, और तीसरी बात क्या है, संक्रामक है। यदि ये तीनों चीजें एक साथ हो गई तो तब आपका संबंध क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। कब, जब आर स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। ठीक है, या फिर इसको अन्य रूप से देखें, क्या दूसरे शब्दों में किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध और तुल्यता संबंध कहलाता है यदि उसमें निम्नलिखित तीन गुण क्या हो। कौन सा, सबसे पहले यदि ए रिलेटेड हो ए से, तो फॉर मतलब प्रत्येक अवयव के लिए ए का संबंध ए से होना चाहिए। मतलब प्रत्येक अवयव के लिए ए कामा ए क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए आर। ठीक है, यही कहलाता है स्वतुल्य गुण, जैसे हम स्वतुल्य गुण बोलते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या आवश्यक होता है कि प्रत्येक ए के लिए, फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का चिन्ह है, ठीक, प्रत्येक, ठीक, तो प्रत्येक ए के लिए क्या होना चाहिए, ए कामा ए अवयव होना चाहिए आर। क्या होना चाहिए, ए कामा ए अवयव होना चाहिए आर। ठीक, और दूसरा गुण है क्या कहलाता है, यदि ए रिलेटेड है बी से, तब बी भी क्या होना चाहिए, ए से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जब ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी किससे होना चाहिए, ए से, तब ये क्या कहलाएगा, सम्मित गुण कहलाएगा। और यदि सम्मित गुण है और स्वतुल्य गुण है और संक्रामक गुण है तो ये क्या कहलाएगा, संबंध आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि ए रिलेटेड है बी से, अर्थात ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध भी किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। ये आपका कहलाता है संक्रामक गुण। ठीक है, यदि किसी संबंध में ये तीनों गुण फॉलो होते हैं, मतलब ये जो तीनों गुण हैं वो तीनों गुणों का पालन होता है, तो वो संबंध क्या कहलाता है, आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक, अगले वीडियो में हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, किसी भी प्रश्न, किसी भी सवाल को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए जो जो शर्तें होती हैं उनके बारे में हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपको इस अध्याय के नोट्स चाहिए है, नोट्स की आवश्यकता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल अवनी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कीजिए, और या फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उससे हमारे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।